अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। बातचीत के लिए तैयार लेकिन हुकूमत के साथ बैठने से इनकार है। बानिए पीटीआई ने एक बार फिर सियासी क़ुव्वतों पर गैर सियासी ताकतों को तरजीह दे दी है। चेयरमैन पीटीआई ने आज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और बोले हैं कि बात उनसे करेंगे जिनके पास ताकत है। मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने बात वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ से नहीं बल्कि फ़ौजी आमिर के नुमाइंदे से की थी। गुज़िश्ता महीने यानी 7 मई को नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR ने दो टोक कह दिया था कि बातचीत सियासी जमातों को ज़ेब देती है, इदारों को नहीं। कोई सियासी लीडर या टोला फ़ौज पर हमला करे, धमकियाँ दे, प्रोपेगेंडा करे, उससे बात नहीं होगी। 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क का मुकद्दमा है और सबने देखा है कि फ़ौज, एजेंसीज़ और उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ जहन साजी की गई है। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए हैं। आज एक और दिलचस्प चीज़ भी बड़ी सामने आई है कि सहाफ़ियों ने बानिए पीटीआई से शेख मुजीब की वीडियो के हवाले से सवाल किया कि जब नून लीग के कायद नवाज शरीफ इस रिपोर्ट का हवाला देते थे तो आप कहते थे कि मियाँ साहब दूसरे शेख मुजीब बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने हैरान कुन इंकशाफ किया। कह रहे हैं कि सियासत और मुल्की तारीख़ को सबसे ज़्यादा जानने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म जवाब क्या दे रहे हैं, सुनिए। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी, अब ये रिपोर्ट मुकम्मल पढ़ ली है तो इसलिए ये बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट को भी तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो पोस्ट को तस्लीम करते हैं लेकिन जो वीडियो अपलोड की गई है उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उन्होंने देखी नहीं है। इसी वीडियो पर तफ्तीश के लिए FIA टीम अडियाला जेल पहुंची है और बानिए पीटीआई से उनके वकला की मौजूदगी में तफ्तीश की गई है। तहकीकाती टीम ने बानी को उनके अकाउंट से पोस्ट की गई शेख मुजीब की वीडियो दिखाई है और उससे मुतल्लिक सवालात पूछे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, बानिए पीटीआई के वकला ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करने वाले नए जज मोहम्मद अली वड़ाइच की तैनाती पर एतराज़ात उठा दिए। वकील सलमान सफदर का मौक़िफ़ है कि एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज दूसरी अदालत में इजाफी चार्ज के साथ केस की समाअत नहीं कर सकता। वज़ीर क़ानून का नए जज की तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन बिल्कुल गलत है। आज बानिए पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस की भी नई अदालत में समाअत हुई है। साबिका जज पर एतराज़ करने वाले खबर मानिका आज अदालत में पेश नहीं हुए हैं। बानिए पीटीआई ने सज़ा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त कर दी है, जिस पर अदालत ने फ़रीक़ैन को दोबारा करते हुए समाअत को 11 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं और साथ साथ कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी कुछ ही देर में हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार। शहला साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ताकतवरों से बात की है, इस बार भी वो उन्हीं से बात करेंगे। आप लोगों को तो मैडम वो कुछ समझते ही नहीं है ना आप लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बात ये है कि मेरे कान में जो अल्फाज आए हैं वो हैं कि वही मालिक हैं और स्टेक होल्डर्स हैं। अगर वो मालिक हैं तो आप क्या हैं? मुलाजिम। अगर वो स्टेक होल्डर्स हैं तो आप क्या हैं? तो जब आप उन्हें मालिक और स्टेक होल्डर के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो मालिक से मुलाजिम क्या बात करेगा? तनख्वाह बढ़ा दो या मैं पुरानी तनख्वाह पे काम करने को, या नौकरी बहाल कर दो। वही पुरानी तनख्वाह पे काम करने को तैयार हूँ या मेरी नौकरी बहाल कर दो। अब नौकरी बहाल होगी तो ये तो वो कर ही चुके हैं कि क्योंकि मुझे गिरफ्तार किया था मालिक ने तो इस तरह से ऐसा हुआ, और फिर गिरफ्तार करेंगे तो फिर होगा। तो अब मालिक जो है वो क्या करे? और बात वही है कि कब उन्होंने अपने तौर पे सियासत की है। खुद ही वो बताते हैं कि पहले कर्नल एहतशाम जो थे उनका था, फिर परवेज़ मुशर्रफ, एहतशाम ज़मीर जो थे, फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ वो चले। परवेज़ मुशर्रफ बहुत अरसे हयात रहे अपनी किताब लिखने के बाद, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारा और इनका झगड़ा ये था कि हमसे 100 सीट मांग रहे थे, हम 35 से 40 इन्हें देना चाहते थे। वो जिंदा रहे, उनकी किताब रही, इन्होंने आज तक उस पर चूं भी नहीं की क्योंकि जाहिर है कि गोद में थे, और गोद में जब इंसान होता है तो वो समझता है कि मुझे फेंक सकते हैं नीचे। फिर थोड़ा गोद में ऊंचा लेवल हुआ तो हुकूमत मिल गई, पाशा मिल गए, उंगली मिल गई, सब हो गया।
तो ज़हीरुल इस्लाम मिल गए, उन्होंने भी गोद से हल्के हल्के उतर रहे थे, तो उन्होंने बता दिया कि भाई तुम थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए गए थे 2018 में। तो क्या बात करनी है, हमें ये पता चल जाए। और ये हमें अब पता चल गया कि ये न सियासी थे न सियासी हैं, इनको थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया था, ये रो इसीलिए रहे। और अब वो बात करते हैं नहीं करते हैं, ये इनका मसला है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इनका चेहरा बड़ा खुल के सामने आ गया है। सही सही। और जहाँ तक आपने ट्विटर वाली भी बात की, जी जी, मैं आती हूँ ना उसके सवाल पे, मैं आती हूँ उस पर। राना साहब, सर ये तो बात बिल्कुल तय है ना, ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी। बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ पिछले महीने की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मैंने बता भी दिया है। खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि वो बात करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, तो फिर सर रास्ता कैसे निकलेगा? ये जो सियासी तनाव है ये कम कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण, वो रास्ता निकालना ही नहीं चाहते। उनका एजेंडा इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम ना लाने देना है, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाना है। और उनका एजेंडा इस मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लाना है। इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। अब अगर आप सिर्फ आजकल गौर करें, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है कि महंगाई की शरह 11.8% पे आ गई है। अभी मई के एक्सपोर्ट के फिगर आए हैं, $500 मिलियन से एक्सपोर्ट बढ़ गई है, 2.8 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। आपकी पीआईए प्राइवेटाइज होने जा रही है, डॉलर आपका स्टेबलाइज हो गया है, सूद की शरह कम होने जा रही है इंशाल्लाह, आईएमएफ का मुआहदा होने जा रहा है, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। यानी कि ये बहुत खुश आइन जो हैं, ये इंडिकेटर्स हैं जो आपको, जो हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, वो दूर रह चुके हैं। आपके रिजर्व्स $15 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, मुल्क स्टेबलाइज हो रहा है। और इधर खान साहब जो हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी जमात का ये एजेंडा है कि इस मुल्क में जो बेहतरी आई है वो भी चले जाए और ये मुल्क जो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन की नज़र हो जाए। ये मुल्क जो है ये सियासी नफरत के जो बीज वो बो रहे हैं उसकी नज़र हो जाए। इसके अलावा उनको कुछ नहीं सूझता। वो यहाँ इस जो वो कहते हैं, देखें जो उन्होंने ट्वीट की, उससे मैं यानी कि इस हद तक कोई भी इख्तलाफ मेरे ख्याल से इतना नहीं बड़ा कोई बनता कि आप कहें कि जो रिपोर्ट है वो पब्लिक होनी चाहिए। बिल्कुल हम भी इसको डिमांड करते रहें, लेकिन जो उन्होंने वीडियो वहाँ जो रिलीज हुई, जिसको एक्सेप्ट किया, जिसको तस्लीम कर रही है पीटीआई, वो एक प्रोपेगेंडा जी बिल्कुल वो प्रोपेगेंडा है। वो इस मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सरबराह जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो उनके सरबराह हैं, उनकी साख को ख़राब कर रही है। वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो कि एक गलत किस्म का नफरत के बीज बोने वाला प्रोपेगेंडा है, उसको प्रोपेगेट कर रही है और उसको ये लोग ओन करते हैं। ये इनकी सियासत, ये आज की ये एक अमल नहीं है। इस तरह के बीसियों अमल हैं जो पिछले, या बल्कि बीसियों नहीं दर्जनों अमल हैं कि जो आप वो नाफरमानी मूवमेंट से, बिल जलाने से, हवाला हुंडी से, रेडियो पाकिस्तान पे हमले से, असेंबली पे धावा बोलने से, मीर जाफर, मीर सादिक के नारे। मुझे बताइए कि आज एफआईए ने खान साहब से कुछ सवालात भी पूछे हैं। इससे पहले बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब को भी अदालत ने तलब किया है, उनसे भी पूछगछ की गई। कुछ पता चल सका वैसे अब तक उस वीडियो के हवाले से? क्योंकि आगाज में हमने देखा पहले तो उसे ओन करने के लिए तैयार नहीं थे। कोई कह रहा था कि जी कहाँ से पोस्ट हो गई, किसने कर दी, कोई कह रहा था खान साहब को मालूम है, किसी ने कहा खान साहब को नहीं मालूम है। फाइनली पीटीआई इस स्टेज पे आई कि उसकी ओनरशिप ले ली। लेकिन आगे मजीद जो आप लोगों ने मालूम करना था, जो एफआईए पूछगछ कर रही थी, उसमें क्या पता चला है? देखें अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और ये तो एफआईए का मैंडेट है। इसको अभी हम इसको कोई, यानी कि गवर्नमेंट जो है, एफआईए इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी कर रही है। जब वो कंक्लूड होगी तो डेफिनेटली कोई, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट देना हुआ, वो स्टेटमेंट उसके ऊपर दे देगी। होगी ना सर, वजीर आजम की हिदायत के बगैर तो नहीं हुआ होगा सर। देखें एफआईए को हदायत ना भी मिले तो उनका काम है कि अगर एंटी मुल्क कोई मामला चल रहे हैं, कोई एंटी स्टेट एजेंडा चल रहा है, कोई जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रहा है और उनको अटैक कर रहा है और झूठी बुनियादों पे कर रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ये कहाँ से ट्वीट हुई, कैसे हुई, ये सारे राना साहब इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि एफआईए एक इंडिपेंडेंट इदारा है, किसी भी हुकूमत की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत नहीं गई, वो अपने तय इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
देखें, बिल्कुल कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई डायरेक्शंस नहीं गई। अगर ऐसी कोई डायरेक्शंस होती तो वो कोई रिटर्न फॉर्म में होती, जो कि नहीं है। लेकिन बहरहाल देखें, ये तो गवर्नमेंट ने जो है समझती है कि अगर एंटी स्टेट एजेंडा है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो FIA कर रही है। किसी की उनका इंडिपेंडेंटली भी ये रोल है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें। वो जब ये मामला कंक्लूड होंगे उसके ऊपर जरूर वो मौका देंगे। वैसे नॉट ओनली गवर्नमेंट, बहैसियत लेमैन, बहैसियत पाकिस्तानी, हर कोई यही चाहता है कि अगर कोई एंटी स्टेट एजेंडा है तो उसके खिलाफ न सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। शैला साहिबा, ये तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ख़बरों में इस तरह की बातें हो रही हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि वो गालिबन कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं या वो बैकडोर मुलाकातें कर रहे हैं और मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, सेकेंडली ये कि क्या वो इस चीज़ के लिए कैपेबल भी हैं। अच्छा, एक तो ये है कि FIA की आपने बात की, थोड़ा सा इंसान के छोटे छोटे ज़ख्म होते हैं, उनकी भी कभी कभी वो रिसने लगते हैं। खान साहब, बानी PTI की दौर था, इनकी हुकूमत थी, एक पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर ने, नॉट ओहदेदार, उसने स्पीच की और उसमें साकिब निसार जो हैं उनके बारे में कोई बात की। उसके बाद उसने अपनी वीडियो सबको शेयर कर दी। अब बहुत सारे लोगों के पास, मुझ समेत, वो नाम से सेफ नहीं था शख्स। मुझे FIA ने बुलाया इनके दौर में कि हमने उस शख्स को गिरफ्तार किया था उस स्पीच की बिना पे, तो उसने जिसको ये भेजी है, आपको बुलाया, आपने इसको किस को दी? तो भाई मेरी प्रॉपर्टी थी ना, मेरे मोबाइल में कोई चीज़ आई है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो मुझे इस पे FIA ने बुलाया। और ना सिर्फ मुझे बुलाया, MNAs को भी बुलाया, नासिर शाह साहब वगैरह को भी बुलाया। मैं तो चली गई थी, इन लोग ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम MNAs हैं, हमें नहीं बुलाया जा सकता इस तरह। अब जो ये आज की जो मैंने कार्रवाई देखी थी, उसमें एडिशनल डायरेक्टर FIA अयाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब शामिल हैं। उन्होंने इनके वकला की मौजूदगी में जो है, शैला साहब, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने जैसा कि कहा कि उस वीडियो पर बाकी MNAs को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम MNAs हैं। MNAs को एक इस्तिस्ना की उन्होंने बात कर दी। तो अभी यही बात उमर अयूब साहब भी कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी कर रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया जा सकता। सेकेंडली वो ये जी कोर्ट ऑर्डर पे, बल्कि कोर्ट ने तो ये कहा है कि इन पे मुकदमा नहीं बनाना। एक और चीज सेकेंडली उनकी तरफ से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि DG FIA को पार्लियामेंट में बुलाया जाए। देखिए, मुतालबा तो चांद की मिट्टी लाने का भी हो सकता है, इस मुतालबे को लेकिन ये है कि ये तो कोर्ट ने इनको बाकायदा सेव करके भेजा है, ठीक है। और परसों तक तो ये कहा जा रहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब वगैरह ने ये कहा कि हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम जब PTI में आए उससे पहले से ये बाहर से हैंडल हो रहा है। लेकिन आज एक्सेप्ट भी किया गया है, आज खान साहब ने भी किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन हैंडल कर रहा है। अब दूसरी बात, आपने बात की गंडापुट। देखिए, एक शख्स जिसको अपनी बात के दरमियान ये नहीं मालूम कि झाग निकल रहे हैं मुंह से, जिसको ये नहीं मालूम कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर होने के बजाय चीफ मिनिस्टर, क्या अल्फाज बोल रहा हूँ, क्या मेरा लहजा है, क्या मेरी गुफ्तगू है, उसको गुंडागर्दी के लिए तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बट नॉट द चीफ मिनिस्टर। तो मैं नहीं समझती कि मैं उसके बारे में बात भी करूँ। मेरे भाई हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, मैं 100 बातें ये मुझे कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ। तरीक़ा होता है, एक तहजीब होती है, एक शाइस्तगी होती है जो उसे छू के नहीं गुजरी। ना घर की तरबियत उसके पास है, ना पॉलिटिकल ट्रेनिंग। तो उसकी यही है कि बानी PTI खुश होते थे कि उनके जो मरहूम दोस्त थे जिनके जनाजे में वो नहीं गए थे, नईम साहब, उन्होंने गिलास पानी मारा था जमील सुमरो के, तो वो बड़े खुश हुए थे। ये बात कोर्ट की जाती है आरिफ अलवी के हिसाब से कि उन्होंने कहा कि जब पता चला तो बड़े खुश हुए। तो वो उनको खुश करने के लिए गंद में घचोल रहे हैं अपने आप को, लेकिन मैं उन पे बात नहीं कर सकती। सही। हामिद रज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब। आज जो बात की खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ, जो गुफ्तगू उन्होंने की, एक मैसेज उनकी तरफ से कन्वे किया गया बेसिकली। तो सर ये पॉसिबिलिटी कैसे है, जिनसे वो बात करना चाहते हैं, आज बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया,
उन्हीं का नाम लेकर, बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर, बाकायदा सरबराह का नाम लेकर वो इल्जाते हैं, वो बाकायदा कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ या बुशरा बीबी को कुछ हुआ खुदा ना खास्ता तो जिम्मेदार इदारे के सरबराह होंगे। सर ये दोहरा मयार कैसे कि आप एक तरफ उन्हीं से बातचीत भी करना चाहते हैं लेकिन इल्ज़ामात भी आप उनकी तरफ कर रहे हैं और बाकायदा प्रोपेगेंडा जो उस वीडियो के थ्रू हुआ आखिरी पार्ट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ जी, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक बड़ी रियलिटी है, इसे हमें एडमिट करना पड़ेगा वेदर वी लाइक इट और नॉट, एज सिंपल एज दैट। लाजमी नहीं है कि आप की वो लाइकिंग में ही हो तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, डिसलाइकिंग में भी हो तो बात क्यों नहीं हो सकती। मेरा फिर भी स्टिल माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि मुज़ाकरात सियासी हुकूमत, ये बयान की नौबत क्यों आई, बयान की नौबत क्यों आई, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी। बड़ा प्रेशर था खान साहब पे। मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जब फॉर्म 47 का मामला आया और हमारा मैंडेट चोरी हुआ कि जी कौम ऑलरेडी एक एजिटेशन के मूड में है और हमें इतना बड़ा वाज़ा मैंडेट मिला है तो वी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। वन स्टेप अहेड जाते हुए पार्टी के अंदर से बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस बात के ऊपर। अच्छा, वो एक स्टेप आगे गए और उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, उसके बाद अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, हमने सेनेट के इंतखाबात के अंदर पार्टिसिपेट किया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में पार्टिसिपेट किया, और दूसरी साइड पे हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहे, ट्रिब्यूनल्स का दरवाज़ा खटखटाते रहे। हुकूमत चूँकि उस वक़्त बार बार आप कह लें कि इस बात के ऊपर थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप एक हद तक आगे जा सकते हैं और हम आगे चले गए, लेकिन उसके बावजूद जब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पोजीशन ये है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात की बात करे और जब वो स्पीच कर रहा हो तो उस वक़्त आपके सिटिंग MNAs और MPs को गिरफ्तार किया जा रहा हो, वो हवालात के अंदर हों, तो ये मुज़ाकरात ना करने वाली बात थी। और दूसरी बात, मुज़ाकरात का तरीक़ाकार क्या होता है? मुज़ाकरात का तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक टीम सेट करते हैं, टीम सेट करने के बाद आप अनाउंस करते हैं और आप फ्री के मुखालिफ से कहते हैं कि जी आप अपने मुतालबात लेके टेबल पर आए, हम अपने मुतालबात ला के टेबल। आज तक हुकूमत की तरफ से इस तरह की चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, नहीं हुई। परवेज खटक साहब थे, असद कैसर साहब थे, मैं ये निगरान हुकूमत की बात कर रही हूँ, उस दौरान हुआ था, लेकिन फिर उसके ऊपर जो बैक किया गया था वो आप लोगों की तरफ से ही हुआ था और अभी भी इसी तरह की बात हो रही है। मैं चूंकि उस वक्त मुझे मुहर्रिकात का इल्म नहीं है कि क्यों बैक हुआ, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। आप कहते हैं कि जब हुकूमत, हम मुज़ाकरात जब करेंगे, जब मैंडेट वापस करेंगे, जब हमारी 180 सीटें होंगी, जब हुकूमत, बात तो हुकूमत ने करनी है ना जी। हम हुकूमत से कहते हैं बैठ के बात करें। कौन बात करेगा सर? नहीं, आप मुझे आपको देगा, कौन बात करेगा? वो तो हम देखें मेरिट पे जाके बैठ के बात करेंगे ना उनके साथ। हमारे जो मुतालिबात हैं, मेरा नुक्ता नज़र ये है और खान साहब का भी उस टाइम पे यही था कि जब हमारे मुतालिबात टेबल पे हम रखेंगे तो वो उन मुतालिबात में से 2-3 मुतालिबात ही ऐसे हैं कि हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट को टेबल पे लाना पड़ेगा। मसलन साना 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी, मसलन फॉर्म 45-47, मसलन हमारे गिरफ्तार कारकुनान उनकी रहाई और उनके ऊपर टॉर्चर बंद किया जाए। इनमें 2-3 चीज़ें डायरेक्ट ऐसी हैं जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। हमारा नुक्ता नज़र ये था कि हुकूमत वन स्टेप अहेड जाते हुए मुज़ाकरात के लिए को अमली इक़दामात करेगी और उन अमली इक़दामात के किए जाने के बाद सबॉर्डिनेट है एस्टेब्लिशमेंट, पाबंद है हुकूमत वक्त की। हुकूमत वज़ीर आज़म जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जब वज़ीर आज़म साहब बुलाएंगे वो बैठेंगे तो मुज़ाकरात हो जाएंगे। क्या गारंटी है अगर हुकूमत तश्कील दे देती है एक कमेटी कि आप लोगों के साथ मुज़ाकरात किया जाए, क्या गारंटी है इसकी कि खान साहब उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, आपने बात की थी ना फॉर्म 45 और 47 की, मेन मसला तो यहीं पे बनना है आके। हम हुकूमत से ये कहेंगे, मैं अपने तय आपको बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत से ये कहूँगा आप ऐसे करें, मेरे हल्के की रिकाउंटिंग करवा लें अगर आपके उम्मीदवार को शक है या अगर वो क्लेमेंट है वहाँ पर कोई, आल दो कि वहाँ पर मार्जिन इतना ज़्यादा 43,000 का कि वो रिकवरेबल नहीं है और राजा साहब ने उसे चैलेंज भी नहीं किया। लेकिन जिन चीज़ों के और जिन सीटों के ऊपर हमारा है, आप भी हुकूमत भी कुछ सीटों के ऊपर क्लेम करती है ना, उनके बहुत सारे नुमाइंदगान, राना सनाउल्लाह ने, मियाँ जवेद लतीफ़ ने, इन तमाम लोगों ने कहा हम उसका फ्रेंजिक बाय ऑल मीन्स करवा सकते हैं। अगर हुकूमत हमारी डिमांड के ऊपर हमारी सीटों का जो हम डिमांड करते हैं कि हमारी हैं, आप उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखें, इस्लामाबाद के 3 हल्के खुले,
ट्रिब्यूनल के अंदर गए, वहां पर नून लीग के एमएलए तय होंगे। हामिद साहब, ये सारी चीजें तय होंगी जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। टॉक शोज के जरिए तो मैसेजेस कन्वे नहीं होंगे ना कि वहां से हुकूमत सोचे कि जी ठीक है, यहाँ से कहा जा रहा है कि ये कर लें, तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात करें। हम तो मुज़ाकरात के लिए हमने तो पार्लियामेंट को भी तस्लीम किया, हम पार्लियामेंट का हिस्सा भी बने, हमने पार्लियामेंट के तमाम जो कार्रवाई है उसका हिस्सा बने, हम प्रेसिडेंशियल इंतखाब का हिस्सा बने। किसी जगह पर जाकर तो हमें भी ब्रेक लगानी है ना। आज भी इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है वो हुकूमत से या पार्लिमानी पार्टी से मुज़ाकरात के लिए नहीं बनाई गई है, वो भी आप लोगों का जो फोकस है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। ये कमेटी आप ट्रांसफर करें, रेफर करें। फिर आपसे किसने कहा? अगर हुकूमत, अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस बात की, अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर को भेज दे तो आप बताएं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? आप बताइए। नहीं हो सकते। फिर नहीं, फिर किन से हो सकते हैं आप बताएं। फिर जिनसे होने हो फिर हो जाएंगे उनसे। नहीं, आप क्या समझते हैं कौन कौन होने चाहिए? संजीदगी हुकूमत, देखें बाल हमेशा हुकूमत की कोर्ट में होती है, जो भी हुकूमत हो। ये आपकी बात नहीं है, पिछली हुकूमत में भी अगर कोई मामला था तो वन स्टेप अहेड हुकूमत ने ही जाना होता है। अपोजिशन, हम यहाँ पर उल्टा केस हुआ कि हम 1 नहीं 2 3 4 स्टेप अहेड चले गए। हुकूमत की तरफ से सिर्फ ये है, वजीर दाखिला साहब फ्लोर ऑफ द हाउस आए, वहां पर एक वजीर सेनेट में फ्लोर ऑफ द हाउस आए, बयान दे दे। हुकूमत ने भी सिवाय बयानबाजी के और कौन से इकदाम? अब मुझे आप ये बताएं, जो कुछ पंजाब में किया जा रहा है, जो पंजाब की वज़ीर आला कर रही है, मुझे लेना है, ब्रेक की कॉल मुझे दी जा रही है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ये डेडलॉक खत्म नहीं होगा तो फिर ये जो सियासी तनाव है ये कैसे खत्म होगा? FIA के हवाले से जो और उमर अयूब साहब मुतालबा करें उस पर आना है। अफजल साहब, आपसे मैं आके बात करती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। मेरे तीनों मौजूद मेहमान साथ ही मौजूद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान प्रोग्राम में इस वक्त साथ मौजूद हैं, हामिद रज़ा साहब, शैला रज़ा साहिबा और राना एहसान अफजल साहब। एक बार फिर जी शुक्रगुजार हूँ आप तीनों की। राना एहसान अफजल साहब, अभी हम जो बात छोड़ के गए थे आपके लिए, एक सवाल छोड़ के गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनको अब FIA बुला रही है, उनकी तरफ से ये एक एतराज़ सामने आ रहा है कि वो सिटिंग MNAs हैं, वो नहीं जाएंगे। और एक तस्करा अभी शैला साहिबा ने भी आगाज़ में किया। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त हुकूमत का इस बात पर? नहीं, देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। वो कोई कानून कोट करे ना कि जो कहता है कि MNA या सेनेटर या MPA इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनेगा, और उनको अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या कोई लॉ इन्फोर्समेंट की कोई अथॉरिटी जो है वो तलब करे किसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो उनके पास ऐसे कोई कानून मौजूद हो जिसके तहत वो पेश नहीं होगा। ऐसा तो कोई कानून मौजूद नहीं है। तो ये तो आप फिर चैलेंज कर रहे हैं, रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, और आप उसको तस्लीम नहीं कर रहे। तो अगर कोई ऐसा कानून मौजूद है तो उसको कोर्ट कर दें, और अगर ऐसा कानून मौजूद नहीं है तो अगर आपका एजेंडा ही ये है कि आपने इस मुल्क में ला कानूनियत को फ़रोग देना है, आपने इस मुल्क में रिबेलियन अनार्की को प्रमोट करना है, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन ऐसा कानून मौजूद नहीं है। अब देखें बात, लेकिन एक और मसला सर यहाँ पर ये भी है ना, एक और मसला ये भी है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बानिए PTI के खिलाफ नए मुकदमात बनाएंगे। अब मसला ये है कि जो पिछले आप लोगों ने मुकदमात बनाए वही एक से बढ़कर एक नाकामी इस लिहाज से आप लोगों को हो रही है कि वो तो मुसलसल बरी होते जा रहे हैं। तो पिछले सारे केसेस में ये हाल है, अगले मजीद केसेस बनाने का सोच रहे हैं सर? नहीं, देखें, बात ये है कि अगर आप साइफर केस का हवाला दे रही हैं तो पूरी कौम, पूरी दुनिया ने देखा कि जो तमाशा साइफर के साथ बनाया गया और किस तरीके से उसको लहराया गया और उसको डीक्लासिफाई भी नहीं किया और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब अगर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर कोई जज प्रोगेटिव रखता है कि वो रिलीफ देना चाहे, बिल्कुल नहीं, देखें, प्रोसिक्यूशन की बिल्कुल कोई कमज़ोरी होगी, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें तो बड़ी हर एक ने देखी, इसको विटनेस किया। अब उसके बावजूद अगर ये ख्याल हो, देखें कि एक जो लीडर है एक जमात का जो कि तुला हुआ है कि इस मुल्क में हमने सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देना, मैंने आपको लेके जा रहे मामला, ये टेकअप करेंगे, सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल से लेके जाना चाहिए, और जो लीगल टीम है, जो प्रोसिक्यूशन की टीम है, उसको बिल्कुल उस पर फ़र्ज़ बनता है। ये एक जेन्युइन केस था, उनको बिल्कुल इस पर सज़ा होनी चाहिए थी, और इसको एक नेशनल सिक्योरिटी का मैटर था। इन चीज़ों को ओवरलुक किया गया, और यही हमें जो ये जो अदालती, देखें, बात ये है
कि अगर यही कुछ अदालतों ने करना है तो तभी तो हम इस मुल्क का ये हालात हैं कि जो मर्जी आप जो है कानून तोड़ दें, जिस तरह मर्जी से आप प्रोपोगेंडा कर दें, तो कोई उसकी अगर सजा जजाई नहीं है तो फिर ये कहाँ जाएगा ये मामलात। 9 मई के वाकयात हमने देखे, उसको विटनेस किया, ये कहा गया कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो यही कुछ होगा, और अगर उसके ऊपर जो है हम इन चीजों के ऊपर आंखें बंद कर लें, मुझे सिर्फ ये क्लियर कर दीजिएगा, फिर मैं शैला साहब की तरफ बढ़ती हूँ। आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं ये होना चाहिए, ये राना एहसान अफजल साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं या आप हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं? नहीं, देखें, हम तो समझते हैं कि 9 मई के जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजाएं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल एविडेंटली क्लियर है कि उसके अंदर कौन मुलव्वस है। अगर साइफर के केस जो है उसके अंदर पूरी कौम ने देखा, 25 करोड़ अवाम ने विटनेस किया कि साइफर को किस तरीके से देखें, ऑडियोज सामने आ गई, कि किस तरीके से उससे खेलना है। अभी भी मुल्क के साथ खेला जा रहा है ना। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी खबर ये, ठीक, देखें जी ठीक, बिल्कुल सही, आपका जवाब आ गया। मुझे सिर्फ इस बात आज देखें, नहीं आखिरी आधा मिनट में लूंगा। आज की सबसे बड़ी खबरें ये हैं कि एक्सपोर्ट आपकी $500 मिलियन से बढ़ गई। सबसे बड़ी खबर ये है कि महंगाई कम हो गई, मुल्क जो है वो इस इन्वेस्टमेंट आने वाली है इस मुल्क में। ये बड़ी खबरें हैं, लेकिन ऐसा तासुर दिया जा रहा है, और उसमें हमारे जो अदारे जिनको इंसाफ करना चाहिए है वो अब क्या कहा जा सकता है कि उनकी तरफ से वो उस प्रोपोगेंडा के अंदर जो है वो हवा भरी जा रही है कि यहाँ जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, उसको जो है जी ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका जवाब इस पे आ गया। मैडम, आप ऐड करना चाह रही थी वो एफआईए वाले मामले पर। सेकेंडली देखिए, जो मेरा एफआईए वाला मामला था वो ऐसा नहीं था। वो तो मेरे पास एक चीज़ आई थी, यहाँ पे जो है वो ये बात हो रही है कि बानी अंदर हैं, तो जो उनके लोग हैंडलर्स हैं उनके बारे में पूछने को बुलाया। उसके बावजूद भी कोर्ट ने ऑलरेडी इनको सिक्योर करके भेजा कि इन पर मुकदमा ना बनाया जाए। तो मैं ये बता रही हूँ। तो बाकी रही बात, लोग भूल जाते हैं कि आज जो है वो बड़ी जगहों से आवाज़ें आ रही हैं कि उनको दिखाया क्यों नहीं जा सकता, वो बोल क्यों नहीं सकते। तो नवाज शरीफ साहब को उस वक्त तक सज़ा नहीं हुई थी जब उन पर दिखाने पे पाबंदी थी। जरदारी साहब को तो कभी सज़ा ही नहीं हुई, लेकिन उनका इंटरव्यू हामिद मीर साहब जो कर रहे थे वो उड़ा दिया गया था। और यहाँ पर बानी पीटीआई तोशाखाना में और दूसरे में कन्वेक्टेड हैं इद्दत केस में। लेकिन आज बड़ी हमदर्दियां हैं कि भाई इनको दिखाया भी जाए, इनकी आवाज़ भी की जाए, इनको ये भी किया जाए, और अब मुझे बताया जाए कि वो क्या था। तो वो गलत था, मतलब वो तो कन्वेक्टेड ही नहीं थे ना, ये तो कन्वेक्टेड है ना। तो उस वक्त सब सही था, कहीं से किसी के ऊपर कोई आवाज नहीं आ रही थी, कहीं इंसाफ का तराजू ऊंचा नीचा नहीं हो रहा था। आज बड़ा हो रहा है। अब रही बात साइफर वाली, देखें साइफर वाली बात जो है उसमें सबने देखा कि मैं भी इत्तेफाक से उस दिन इस्लामाबाद में थी कि उसको लहराया गया 27 मार्च, ठीक है, बिल्कुल मैं यहीं थी, और उस पर बात की गई। उस पर ख़ुद कहा गया कि अमेरिका, फिर उसके बाद आर्मी चीफ्स को जो है वो इन्वॉल्व किया गया, फिर उसके बाद पता नहीं किस किस को, फिर ये सब चीज़ें भी हैं। तो अब ये तो प्रोसिक्यूशन को देखना चाहिए कि उनको किस तरह से लेके चलना है, क्या होना है। और भुट्टो बनने का शौक़ ज़रूर रखें, लेकिन ये याद रहे कि भुट्टो बनने के लिए जान देनी पड़ती है। सही। हामिद साहब, आरिफ अलवी साहब 2 रोज़ पहले वो इंकशाफ करते हैं कि खान साहब के ऊपर प्रेशर डील करने के लिए, मुल्क छोड़ने के लिए उनको बाकायदा पेशकश की गई, लेकिन खान साहब ने साफ वाजे इनकार कर दिया। सर, किसने की उनको ये पेशकश? क्योंकि आप लोगों के बकौल हुकूमत के पास ना ताकत है ना इख्तियार है, तो फिर पेशकश कैसे हुई? अच्छा, अव्वल तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं जी कि ये आरिफ अलवी साहब भी बता सकते हैं, चूँकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मेरी उनसे बात नहीं हुई। फैसलाबाद तशरीफ लेके गए थे परसों, बट आई वाज नॉट देयर। मुझे किसी इमरजेंसी की वजह से आउट होना पड़ा, तो मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। अगर दी है तो मेरा ख्याल है उनके पास कोई ना कोई चीज़ होगी ही, तो उन्होंने दी है। वो माकूल बात करने वाले इंतहाई वज़ादार आदमी हैं, वैसे बगैर किसी चीज़ को तो बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये जो अदालत के ऊपर ये है कि जी सज़ा याफ्ता को ये किया जाए, सज़ा याफ्ता को ये किया जाए, फ़लाना किया जाए।
आज अदालत ने एक केस से बरी कर दिया। मेरे भाई कह रहे थे तो जनाब अदालतों का रवैया सही नहीं है। साइफर केस के हवाला से एक सज़ा याफ्ता शख्स पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा था और दुनिया की तारीख में पहला वाक़या था कि एक सज़ा याफ्ता शख्स के फ्रांसिक के लिए टीम हाई कोर्ट से चल के तो जहाज में गई थी। वो अदालतें नहीं थी, वो मेरा ख्याल कोई महल्ले के को आम सा को पंचायती सिस्टम चला गया होगा, वो अदालत नहीं गई थी। इतना बड़ा बाइस जो अदालत का एटीट्यूड था वो तो खैर किसी बंदे को नज़र नहीं आया होगा। अब मुझे आप ये बताएं कि साइफर के अंदर क्या मरियम नवाज साहबा मोहतरमा ये नहीं फरमाती रही कि तो झूठ है, फ्रॉड है, 2 नंबरी है, साइफर है ही नहीं। आज के दिन तक मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे कि मरियम साहबा का वो बयान कहाँ पे है। सर आप लोग क्या कहते हैं, साइफर है, साइफर नहीं है? साइफर है, साइफर हम क्यों नहीं है, साइफर है। वो फरमाती थी मौसूफा के ये ड्रामे कर रहे हैं, साइफर नहीं है। फिर उन्हीं की हुकूमत प्रोसिक्यूशन ने क्या किया आपको पता? प्रोसिक्यूशन की कोई गलती नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने लास्ट डे अदालत में एडमिट किया कि सर फेयर ट्रायल ही नहीं हुआ। आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ जिसके ऊपर जनाब चीज़ें जो ख़राब हुई हैं कि 25 तारीख वाले दिन खान साहब के लिए जो काउंसलर्स हैं जो उनकी काउंसल्स थी जिसने अपीयर होना था उनका नोटिफिकेशन होता है 26 शाम के वक्त 3:30 बजे शाम में वो तैयारी करते हैं। 26 की सुबह वो अपीयर होते हैं, 2 घंटे में वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, आधे घंटे के अंदर जज 70 सफ़े का फैसला लिख देता है। ये अदालत ने उनसे पूछा कि भाईजान आपका कितना पुराना एक्सपीरियंस है? उन्होंने कहा जी हमारा पहला दूसरा केस है। उन्होंने कहा जी आपने केस पढ़ा था? जी ठीक है सर, ये चीजें नहीं है। सर ये अगर मुझे लास्ट बात मैं अर्ज कर दूं, ये अदालतों को आजाद सिर्फ उसी सूरत में मानेंगे जब यही अदालत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शरीफ रॉयल्टी, शरीफ फैमिली को ताहयात पाकिस्तान का वजीर आजम और पंजाब का वजीर आला डिक्लेयर कर दे तो फिर ये अदालतें आज़ाद हैं। ये जमहूरियत रहे, ये आमरीत रहे, ये फैमिली हर हाल में इक़्तिदार में रहनी चाहिए तो बिल्कुल अदालतें आज़ाद हैं। ठीक, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका मौक़िफ़ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा। मुझे सेगमेंट क्लोज करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। राना एहसान अफजल साहब, हामिद रज़ा साहब और शैला रज़ा साहिबा, तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन। ब्रेक के बाद कल रात जो डैलस में हुआ है बात करते हैं उस पर। प्रोग्राम एक बार फिर जी आपको खुशामदीद। बड़े दुखी दिल के साथ ये सेगमेंट करना पड़ रहा है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली, सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली, कप्तान की तब्दीली, महंगे फॉर्मेट्स महंगे, फॉरेन कोचेस की तैनाती, रिटायरमेंट लेने वाले सीनियर खिलाड़ियों की वापसी, सख्त फिटनेस ट्रेनिंग, ऊपर से वर्ल्ड कप जीतने पर करोड़ों रुपए की ऑफर समेत शाही हज की दावत भी पाकिस्तानी टीम को हारने से रोक नहीं सकी। बाबर 11 वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही नौमौलूद अमेरिका के हाथों बदतरीन शिकस्त का एक और दाग सजा बैठी है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्रिकेट के मैदान में अमेरिका की पार्ट टाइम टीम पाकिस्तान को हरा देगी। ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी टीम जीत नहीं रही है, हम कैचेस छोड़कर मिस फील्डिंग करके एक्स्ट्रा रन्स देकर उनके लिए जीत को आसान बना रहे हैं। वैसे पाकिस्तानी टीम को हर महीने मुर्गी खाने का दौरा ज़रूर करवाना चाहिए, शायद कुछ बेहतरी आ जाए। मेगा इवेंट के पहले ही मैच में इस अपसेट शिकस्त के साथ ही टीम पाकिस्तान के टूर्नामेंट में आगे के सफ़र का दारोमदार अगर मगर पर हो गया है। वर्ल्ड कप में 20 टीम्स शरीक हैं, जिनमें पाकिस्तान ग्रुप ए में इंडिया, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा के साथ है। हर ग्रुप की 2 टॉप टीम्स अगले मरहले यानी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान को अगले राउंड में जाने के लिए 4 में से 3 मैचेस जीतने हैं। पाकिस्तान का अगला मैच इंडिया के साथ है और आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ जो रिकॉर्ड है ना, वो हम सबके सामने है। लेकिन अब तो लगता है कि आयरलैंड से मैच खेलने के लिए भी मुसल्ला बिछाना होगा। चंद दिन पहले आयरलैंड ने पाकिस्तान को T20 में 5 विकेट से हराकर तारीख रकम की है। फिर भी अगर खुशकिस्मती से हमारे खिलाड़ी इंडिया और आयरलैंड को हराने में कामयाब रहे और कनाडा का महाज भी पार हो जाए, दूसरी तरफ अमेरिकी टीम अपने दोनों मैचेस हार जाए, तो हमारी टीम का सुपर 8 का रास्ता आसानी से बन जाएगा खाकम बदहन। अगर ग्रीन शर्ट्स की किस्मत भी उनकी हालिया परफॉर्मेंस की तरह रही और इंडिया से मैच में खुदा न खास्ता शिकस्त हो गई, तो फिर सारा जो सहारा है ना, वो अपने लिए दुआओं और मुखालिफ के लिए बद्दुआओं पर होगा।
अमेरिका अपने 2 में से 1 मैच भी अच्छे मार्जिन से जीत गया और टीम इंडिया ने भी बकिया तमाम मैचेस जीत लिए, तो हमारी टीम की वापसी तो यकीनी हो जाएगी। इस वक्त कौमी टीम की जो सूरत हाल है वो ये है कि T20 जैसे तेज़ तरीन फॉर्मेट में भी पाकिस्तान टीम अब तक सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा, ज़रा गौर से सुने, 11 मरतबा 200 का फिगर पार कर पाई है। वो भी आखिरी मरतबा सितंबर 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 200 रन्स बनाए थे, जबकि रिवायती हरीफ इंडिया T20 क्रिकेट में अब तक 23 मरतबा 200 से ज़ायद रन्स कर चुका है। वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट बोर्ड ने नाराज़ बाबर आजम को मनाने के लिए कप्तानी तो दोबारा दे दी, लेकिन टीम में इत्तेहाद नहीं आ सका। शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी छिन जाने की वजह से पहले ही नाराज़ थे, फिर खबरें आई कि उन्होंने नायब कप्तान बनने से भी इनकार किया, जिसका नतीजा मैदान में नज़र भी आ रहा है। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं, लग रहा है टीम में सब अच्छा नहीं चल रहा है। फील्डिंग में एक खिलाड़ी का मुंह उधर तो दूसरे का मुंह उधर होता है। शिकस्त पर ड्रेसिंग रूम का माहौल भी कशीदा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, हम आज पार्ट टाइम नौमौलूद टीम से नहीं हारे हैं। बाबर की कप्तानी में हम जिम्बाब्वे से, अफगानिस्तान से और आयरलैंड जैसी टीम से भी शिकस्त खा चुके हैं। बाबर की कप्तानी में नाजरीन 8 माह पहले पाकिस्तान टीम वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहले घर लौटी। इससे पहले 2022 में बाबर ही की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त टीम का नसीब बनी। आखिरी T20 वर्ल्ड कप के बाद से गुज़िश्ता 18 महीने में खेले गए 25 T20 मैचेस हैं, जिसमें पाकिस्तान टीम सिर्फ 9 में कामयाब रही है। 16 में नाकामी ग्रीन शर्ट्स पर मुस्कुराती रही है। हमारी टीम ने वाहिद T20 सीरीज़ गुज़िश्ता दिनों आई और वो भी 2-1 से। और कमाल यह है कि उस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी आयरलैंड में मौजूद थे। इंग्लैंड से चंद दिन पहले पाकिस्तान ने बदतरीन शिकस्त खाई तो वहाँ भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मौजूद थे और अब वो अमेरिका में है। तो उल्टी हो गई हैं सब तदबीरें, कुछ नई दवा ने काम किया। नरेंद्र मोदी के साथ इस बार इलेक्शन के नताइज में कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि मोदी के मामले में ये शेर कुछ इस तरह से बन जाता है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना जहर ने काम किया। वही जहर जो मोदी पूरी इंतखाबी मुहिम और गुज़िश्ता 10 साल से इक़्तिदार में रहकर मुसलमानों, दीगर अक़लियतों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उगलते रहे हैं। इस बार मोदी ने वज़ीर आज़म बनने की हैट्रिक तो कर ली है, लेकिन मोदी की ये तीसरी इनिंग्स गुज़िश्ता 2 इनिंग्स की तरह वन मैन पावर शो नहीं होगी। इस बार मोदी सरकार इत्तेहादियों की बेसाखियों के सहारे खड़ी है। 400 पार ये ख्वाब देखने वाले मोदी को इस बार इक़्तिदार में हर कदम जो है ना वो बड़ा फूंक फूंक कर रखना होगा, बल्कि इत्तेहादियों से पूछ पूछ कर उठाना होगा। किसी एक इत्तेहादी की नाराज़ी भी मोदी की वज़ारत उज़्मा पर भारी पड़ सकती है। इत्तेहादी तो नरेंद्र मोदी के साथ जो करेंगे 100 करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि इलेक्शन में अवाम ने मोदी का क्या हशर किया है। एग्जिट पोल्स के नताइज के बरक्स इलेक्शन नताइज में बीजेपी की क़यादत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 543 में से मजमूई तौर पर सिर्फ 293 नशिस्तें मिली हैं। इसमें बीजेपी के हाथ 240 नशिस्तें आई हैं, जो 2019 के इलेक्शंस में 303 और 2014 में 282 सीट से बहुत कम है। कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को गैर मुतवक्के 231 नशिस्तें मिल गई हैं। यूँ मोदी की बीजेपी लोकसभा में वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर पर 10 साल सियासत चमका। इलेक्शन से चंद महीने पहले अयोध्या में राम मंदिर की मिसाली इफ्तिताह करने के बावजूद उस इलाके के हिंदू वोटर्स ने भी मोदी के इंतहा पसंद बयानिए को लिफ्ट नहीं करवाई है। 80% हिंदू आबादी वाले अहम तरीन फैज़ाबाद के हलके से मोदी की बीजेपी को तमाम नशिस्तों पर शिकस्त हुई है। सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुक जाती है। इंडिया की सबसे बड़ी रियासत यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ बीजेपी लोकसभा की 80 में से सिर्फ 33 नशिस्तें ही मिल सकी हैं, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद को 43 नशिस्तें मिली हैं। सबसे ज़्यादा वोट जीतने की बात हो तो यहाँ भी मोदी का नंबर नहीं आया है। ना बीजेपी के किसी और रहनुमा को इंडियन अवाम ने मुंह लगाया है। रियासत आसाम के एक हलके से कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार हैं रकीबुल हुसैन। इनको वहाँ के अवाम ने 14,71,000 से ज़ायद वोट देकर कामयाब बनाया है। उनके मुखालिफ बीजेपी के उम्मीदवार को 10 लाख से ज़ायद के फ़र्क से शिकस्त हुई है। उधर मोदी को वाराणसी के इलाके से फ़कत 6,12,000 से ज़ायद वोट मिले हैं। उनकी जीत का मार्जिन भी सिर्फ 1.5 लाख वोट रहा है, जो अब तक का मोदी का सबसे कम स्कोर है। मकबूजा कश्मीर में भी मोदी हुकूमत ने जीत के लिए बड़े पापड़ बेले, लेकिन किस्मत को तो मोदी की ज़िल्लत ही मंजूर थी।
2019 में मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के जालिमाना इक़दाम के खिलाफ उस वक्त मुस्ताफ़ी होने वाले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक ऑफिसर ने भी इस इलेक्शन में मोदी को ईंट का जवाब पत्थर से दे डाला है। रियासत तमिलनाडु के एक हलके से कांग्रेस के टिकट पर पहली मरतबा इलेक्शन लड़ने वाले शशिकांत ने 8 लाख के करीब वोट जीतकर बीजेपी के उम्मीदवार को 6.25 लाख वोट से जेर कर दिया है। वापस आते हैं ज़रा मोदी की इत्तेहादियों के हाथों मोदी को वजीर आजम तस्लीम करने के बदले इत्तेहादियों ने कैबिनेट में मनपसंद वजारतों की मांग शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन मुहिम के दौरान अक़लियतों के लिए जो मुख्तस सरकारी कोटा सिस्टम यानी यूसीसी, इससे मुसलमानों को बाहर निकालने का ऐलान किया था, लेकिन मोदी इत्तेहाद में शामिल कुछ जमातों को इस पर एतराज़ है, जबकि एक जमात जेडीयू ने इस मामले को हसास और पेचीदा कहा है और फिलहाल इसे टालने का मशवरा दिया है। तो इस बार 400 का हिंसा पार करने के ख्वाब देखने वाले मोदी ने हिंदू कौम परस्ती को परवान चढ़ाते हुए अक़लियतों को वोट देने के हक से महरूम करने के हर मुमकिन हथकंडे अपनाए। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में मुसलमान आबादियों के पूरे अजला को गैर कानूनी करार देकर गिराया, मुसलमानों को वोटर फहरिस्तों से बेजवाज तौर पर हटाया, पुलिस पर गैर हिंदुओं पर हमले और उन्हें वोट देने से रोकने के इल्ज़ामात लगते रहे। मुसलमानों को वोटिंग से महरूम रखने के लिए कई अजला में वोटिंग सेंटर्स जो हैं वो 100 किलोमीटर दूर बनाए गए। मोदी सरकार ने मुखालिफ सियासतदानों और सियासी जमातों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर कई अपोजिशन रहनुमाओं को जेल तक भेजा। सियासी जमातों के जमित किए तनकीद करने वाले मीडिया का गला दबाने के हर भोंडे हथकंडे को अपनाकर हर नाजायज़ हद पार की, लेकिन ये सब कुछ करके भी मोदी का हर हरबा अवाम के वोट के आगे नाकाम ठहरा, नामुराद ठहरा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।